सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। इस वक्त की अहम खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोविड महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथ और मुंह को भी साफ रखें। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। कोरोना महामारी से बचाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे देशव्यापी अभियान की शुरुआत। मास्क पहनने, 2 गज की दूरी बनाए रखने और हाथ मुंह की सफाई पर रहेगा विशेष जोर। केंद्रीय कैबिनेट से प्राकृतिक गैस मार्केटिंग सुधारों को मंजूरी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भावी सुधारों की दिशा में आगे बढ़ रहा है भारत। गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनाने के प्रयासों को मिलेगी मजबूती। केंद्र और राज्य में नेतृत्व के 20वें साल के मौके पर मिली बधाइयों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया आभार। कहा, देश हित और गरीबों का कल्याण हमेशा सर्वोपरि। जनता की ओर से सौंपी गई जिम्मेदारियां निभाने के लिए पूरी तरह समर्पित। बिहार चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। पहले दौर की 71 सीटों पर 28 अक्टूबर को मतदान। कोरोना के मद्देनजर चुनाव आयोग ने स्टार प्रचारकों की संख्या 30 तक की सीमित। और आन बान और शान के साथ भारतीय वायुसेना मना रही है 88वां स्थापना दिवस। हिंडन वायु सैनिक अड्डे पर अदम्य शौर्य और शक्ति का प्रदर्शन। राफेल लड़ाकू विमान विशेष आकर्षण का केंद्र। सर्दी के मौसम में कोरोना महामारी से बचाव के लिए सभी सार्वजनिक स्थानों पर व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट के जरिए इस अभियान की शुरुआत की है। कम लागत पर ज्यादा प्रभावशाली अभियान की पहल के रूप में 3 मुख्य संदेश दिए गए हैं। मास्क पहने, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और बार बार हाथ धोएं। लोगों की भागीदारी के उद्देश्य से यह जन आंदोलन अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान आगामी त्योहारों और सर्दी और अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खोले जाने के मद्देनजर चलाया जा रहा है। जन आंदोलन की शुरुआत के अवसर पर सबको कोविड-19 की शपथ दिलाई जाएगी। अधिकतम लोगों तक प्रभावशाली ढंग से पहुंचने के लिए सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर समन्वित मीडिया अभियान भी शुरू किया जाएगा। केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से अधिक संक्रमण वाले जिलों में ठोस कार्य योजना भी लागू की जा रही है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 85% से ज्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान नए पुष्ट हुए मामलों की तुलना में रिकवर होने वाले मामलों की संख्या अधिक रही है। पिछले 24 घंटों में देश भर में 82,000 से अधिक लोग इस बीमारी से ठीक हुए हैं। देश में अब तक 57,44,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। भारत दुनिया में कोविड से ठीक हुए रोगियों की संख्या की दृष्टि से सबसे आगे है। देश में रोगियों की संख्या अब तक संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या का 13.44% है। देश में लगभग 9,07,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। भारत में कोविड मृत्यु दर 1.55% है, जो दुनिया में सबसे कम दर में से एक है। सरकार का जोर अगले साल तक लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराने पर है। सरकार
जहां एक तरफ वैक्सीन के ट्रायल्स के ऊपर काम कर रही है, उसके साथ साथ वैक्सीन के उपलब्ध होने पर वैक्सीन देश भर के अंदर कैसे लोगों तक, जो सबसे पहले किसके पास जानी है, किसको लगनी है, इसकी भी तैयारी कई महीने पहले बहुत ज़्यादा गहराई और गंभीरता से कर रही है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले 2021 के वर्ष में हमें वैक्सीन भी मिलेगी और देश के बहुत ही ज़रूरतमंद, जिनको सबसे पहले वैक्सीन लगनी चाहिए, उस कैटेगरी के लोगों को वो वैक्सीन भी प्राथमिकता पर लगेगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए अहम फैसलों की सराहना की। केंद्रीय कैबिनेट से प्राकृतिक गैस मार्केटिंग सुधारों को मंजूरी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत भावी सुधारों की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये फैसला भारत को गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनाने के प्रयासों को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री ने कोलकाता पूर्व पश्चिम मेट्रो गलियारा परियोजना की लागत को संशोधित करने के प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी का भी स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि इस निर्णय से कोलकाता के लोगों के जीवन में सुगमता और बढ़ेगी। इससे स्थानीय आधारभूत ढांचे को सहायता मिलेगी और शहर के वाणिज्य और पर्यटन के क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्राकृतिक गैस की ई बिडिंग प्रक्रिया और कोलकाता मेट्रो के नए कॉरिडोर समेत कई अहम फैसलों को कल मंजूरी दे दी। कोलकाता मेट्रो ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर के लिए 8,575 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 20 वर्ष तक केंद्र और राज्य में सत्ता प्रमुख पद पर रहने को लेकर बधाइयां दी गई। साथ ही उनके नेतृत्व में हुए विकास कार्यों और सुधारों को भी सराहा गया। गैस आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने प्राकृतिक गैस मार्केटिंग सुधारों को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। इस फैसले से प्राकृतिक गैस के लिए कोयला स्पेक्ट्रम की तर्ज पर एक पारदर्शी बाजार कीमत की व्यवस्था शुरू हो सकेगी। एक स्टैंडर्डाइज ई बिडिंग प्रोसीजर हमने आज अप्रूवल किया। डीजीएच, डायरेक्टर जनरल हाइड्रोकार्बन, एक पैनल ऑफ ई बिडिंग प्लेटफॉर्म सजेस्ट करेंगे प्रोड्यूसर्स के सामने। उसमें सरकारी प्लेटफॉर्म भी रहेंगे, उसमें क्रेडिबल प्लेटफॉर्म भी रहेंगे। उसके लिए गाइडलाइन बनाई जाएगी, उसमें क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी रहे, सारे प्रोविजंस उसमें रखा जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने कोलकाता ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए अनुमानित संशोधित लागत को भी मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहण जैसी कई अड़चन दूर नहीं करने की वजह से ये प्रोजेक्ट अटका हुआ था। कैबिनेट ने 8,575 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को पूरा करने को मंजूरी दे दी है। कोलकाता के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण सौगात आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने मंजूरी दी है। 16.6 किलोमीटर लंबी ये ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर प्रोजेक्ट वास्तव में मास रैपिड ट्रांसपोर्ट को एक नई ऊंचाई पे लेके जाएगा। कोलकाता में स्टॉकहोम समझौते के तहत सूचीबद्ध 7 स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों के सत्यापन को भी मंजूरी दी गई। प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए भविष्य में सत्यापन का काम विदेश मंत्री और पर्यावरण मंत्री के जिम्मे होगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भारत स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़े खतरों को बर्दाश्त नहीं करेगा। नए 7 केमिकल्स को जो हेल्थ के और एनवायरनमेंट के लिए हजार्डस है, ऐसे केमिकल्स को बंदी किया है। पहले भी हमने कुछ केमिकल्स को बंदी डाली है, तो दुनिया में एक पॉजिटिव संदेश भारत की तरफ से कि हम भी इसमें सक्रिय है और हेल्थ और पोल्यूशन करने वाला एनवायरमेंटल हजार्ड हम सहन नहीं करते।
इनके अलावा कैबिनेट ने जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और कनाडा के एक नॉट फॉर प्रॉफिट कॉर्पोरेशन इंटरनेशनल बारकोड ऑफ लाइफ के बीच समझौते को भी मंजूरी प्रदान की। साथ ही भारत और जापान के बीच साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर के लिए भी मंजूरी दे दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 20 वर्ष तक केंद्र और राज्य में सत्ता प्रमुख पद पर रहने को लेकर बधाई भी दी गई। साथ ही उनके नेतृत्व में हुए विकास कार्यों और सुधारों को भी सराहा गया। इस मौके पर मिली बधाइयों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों का आभार जताते हुए कहा कि वो देशवासियों को एक बार फिर यकीन दिलाते हैं कि देश हित और गरीबों का कल्याण उनके लिए सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि बचपन से मेरे मन में एक बात संस्कारित हुई कि जनता जनार्दन ईश्वर का रूप होती है और लोकतंत्र में ईश्वर की तरह ही शक्तिमान होती है। इतने लंबे कालखंड तक देशवासियों ने मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी है उन्हें निभाने के लिए मैंने पूरी तरह से प्रामाणिक और समर्पित प्रयास किए हैं। उन्होंने लिखा कि जिस प्रकार देश के कोने कोने से आप सबने आशीर्वाद और प्रेम बरसाया है उसका आभार प्रकट करने के लिए आज मेरे शब्दों की शक्ति कम पड़ रही है। देश सेवा, गरीबों के कल्याण और भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का हम सबका जो संकल्प है उसे आपका आशीर्वाद, आपका प्रेम और मजबूत करेगा। कोई व्यक्ति कभी ये दावा नहीं कर सकता कि मुझ में कोई कमी नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इतनी महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी भरे पदों पर एक लंबा कालखंड, एक मनुष्य होने के नाते मुझसे भी गलतियां हो सकती हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी इन सीमाओं और मर्यादाओं के बावजूद आप सबका प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। मैं अपने आप को आपके आशीर्वाद के योग्य, आपके प्रेम के योग्य बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहूंगा। उन्होंने कहा कि देशवासियों को एक बार फिर विश्वास दिलाता हूं कि देश हित और गरीबों का कल्याण यही मेरे लिए सर्वोपरि है और हमेशा सर्वोपरि रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की और उन्हें जन्मदिवस की बधाई दी और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ अपने संबंधों और मित्रता को याद किया और दोनों देशों के बीच विशिष्ट रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत करने में उनकी व्यक्तिगत भूमिका के लिए सराहना की। दोनों नेताओं ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों समेत विभिन्न मुद्दों पर बातचीत जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन स्वास्थ्य संबंधी आपदा के सामान्य होने के बाद वो राष्ट्रपति पुतिन का भारत में स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। अफगानिस्तान की शांति परिषद के प्रमुख अब्दुल्ला 5 दिवसीय भारत दौरे पर हैं और वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। इससे पहले तालिबान के साथ वार्ता में अफगानिस्तान सरकार की ओर से मुख्य वार्ताकार के रूप में शामिल अब्दुल्ला की कल दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात हुई। इस मुलाकात में तालिबान के साथ चल रही शांति वार्ता की प्रगति और अन्य द्विपक्षीय मसलों पर चर्चा हुई। बैठक में अजीत डोभाल के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, थल सेना अध्यक्ष MM नरवणे, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान मामलों के संयुक्त सचिव VP सिंह भी शामिल हैं। भारतीय वायुसेना आज अपनी 88वीं वर्षगांठ मना रही है। इस मौके पर मुख्य समारोह दिल्ली से सटे गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन में आयोजित किया जा रहा है, जहां वायुसेना अपनी आन बान और शान का प्रदर्शन कर रही है। वायुसेना के अलग अलग विमान हवा में प्रदर्शन दिखाएंगे। वायुसेना के विमानों के प्रदर्शन का आरंभ आकाश गंगा टीम के छाताधारी सैनिक राष्ट्रीय ध्वज लेकर अपनी रंग बिरंगी छतरियों के साथ AN-32 विमानों से खुले आकाश में स्काई डाइविंग से करेंगे। और इस समय ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन से, जहां मुख्य समारोह आयोजित किया गया है। भारतीय वायुसेना आज अपना 88वीं वर्षगांठ मना रही है। इस अवसर पर होने वाले फ्लाई पास्ट में पुराने विमान, आधुनिक परिवहन विमान और अग्रिम पंक्ति के युद्धक विमान शामिल होंगे। इस पूरे आयोजन का मुख्य आकर्षण होगा राफेल विमान, जिसे पिछले महीने ही वायुसेना के बेड़े में शामिल किया गया है।
the heavy lift transport aircraft C-17 Globemaster and the Chinook, depicting the Indian Air Force's capability of mobilizing air power. You can also see the Su-30 MKI multi-role air superiority fighter aircraft, the light combat aircraft Tejas, and the latest addition to the Indian Air Force inventory, the Rafale. प्रदर्शन के दौरान तेजस, जगुआर, मिग, सुखोई, चिनूक और डॉनियर सहित कई आधुनिक विमानों ने वायुसेना की ताकत का एहसास कराया है। साल 1932 में भारतीय वायुसेना की स्थापना की गई थी और तब से हर साल 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। क्षमता को दर्शाया गया है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय वायुसेना ने अपनी युद्धक एवं मारक क्षमता में हर स्तर पर उन्नति की है। इसके साथ ही बहुआयामी भूमिकाओं को निभाने वाले लड़ाकू विमान Su-30 MKI, तेजस और हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल अत्याधुनिक व युद्धक क्षमता में निपुण लड़ाकू विमान रफाल को भी दर्शाया गया है। कोरोना महामारी से लड़ने के दौरान ही भारतीय वायुसेना ने अपनी युद्धक तैयारियों के साथ साथ प्रशिक्षण एवं तकनीकी योग्यता को भी सर्वोत्तम बनाए रखा। इन्हीं कारणों से वायुसेना दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करके कहा है कि हम गर्व से हमारे वायु योद्धाओं, दिग्गजों और भारतीय वायुसेना के परिवारों का सम्मान करते हैं। हमारे राष्ट्र हमारे आकाश को सुरक्षित रखने और मानवीय सहायता और आपदा राहत में नागरिक अधिकारियों की सहायता करने में भारतीय वायुसेना के योगदान के लिए ऋणी हैं। वायुसेना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि एयरफोर्स डे पर भारतीय वायुसेना के सभी वीर योद्धाओं को बहुत बहुत बधाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि मां भारती की रक्षा के लिए आपका साहस, शौर्य और समर्पण हर किसी को प्रेरित करने वाला है। 8 अक्टूबर को हम वायुसेना दिवस मनाते हैं। 1932 में 6 पायलट और 19 वायु सैनिकों के साथ एक छोटी सी शुरुआत से बढ़ते हुए हमारी वायुसेना आज 21वीं सदी की सबसे साहसिक और शक्तिशाली एयरफोर्स में शामिल हो चुकी है। यह अपने आप में एक यादगार यात्रा है। हम भारतवासी हमारे सुरक्षा बलों के प्रति हमेशा गौरव और आदर का भाव रखते हैं। चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, हमारे जवानों का साहस, वीरता, शौर्य, पराक्रम, बलिदान हर देशवासी उनको सलाम करता है। 125 करोड़ देशवासी सुख चैन की जिंदगी जी सके, इसलिए वो अपनी जवानी देश के लिए कुर्बान कर देता है। देश के लिए अपनी सेवा देने वाले सभी एयर वॉरियर्स और उनके परिवारों का मैं अपने हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूं। वहीं वायुसेना दिवस के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके बधाई देते हुए कहा कि वायुसेना दिवस 2020 के अवसर पर वायु योद्धाओं और उनके परिवारों को मेरी शुभकामनाएं और बधाई। वायुसेना के 88 साल समर्पण, त्याग और उत्कृष्टता को दर्शाते हैं। राष्ट्र भारतीय वायुसेना की प्रगति को सलाम करता है क्योंकि ये चुनौतियों का सामना करने और प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए तैयार है। हम आधुनिकीकरण और स्वदेशीकरण के माध्यम से भारतीय वायुसेना की लड़ाकू क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत शांति प्रिय देश है और उसका मानना है कि स्वदेशी रक्षा क्षमता स्थायी शांति की बुनियाद है। आने वाले एरो इंडिया प्रदर्शनी पर विदेशी राजदूतों के समूह को डिजिटल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने भारत को अहम हथियार प्रणालियों का उत्पादन केंद्र बनाने के लिए सरकार की तरफ से उठाए गए तमाम सुधारों का भी जिक्र किया। राजदूतों से अपने अपने देशों के रक्षा विनिर्माताओं और नीति निर्माताओं को एरो इंडिया में शिरकत करने के लिए प्रोत्साहित करने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम कारोबारी संभावनाओं के मद्देनजर एरोस्पेस उद्योग के लिए अहम मंच है। एशिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस प्रदर्शनी माने जाने वाली एरो इंडिया अगले साल 3 से 7 फरवरी के दौरान बेंगलुरु में आयोजित होगी।
Aero India 2021 is our platform to showcase this intent. Since its inception, Aero India has carved out a place for itself and has become a leading international event in the area of showcasing the capabilities of Indian defense and aerospace industry. Aero India 2021, the 13th edition of the biennial air show and aviation exhibition, is scheduled to be held from February 3rd to 7th, 2021 in Bengaluru, the capital of the state of Karnataka. बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। पहले दौर की 71 सीटों पर 28 अक्टूबर को मतदान होगा। इस बीच चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन का काम तेज हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कल गया में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। बीजेपी नेता प्रेम कुमार ने भी पर्चा दाखिल किया। नामांकन प्रक्रिया में कोरोना को लेकर जारी प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने कोटे से विकासशील इंसान पार्टी को 11 सीटें दी हैं। साथ ही भविष्य में एक विधान परिषद की भी सीट विकासशील इंसान पार्टी को दी जाएगी। पटना में वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी की मौजूदगी में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया गया। बिहार विधानसभा चुनाव की 243 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच सीटों का फॉर्मूला तय हो गया था। बीजेपी के खाते में 121 सीटें और जेडीयू को 122 सीटें मिली हैं, जिसमें जेडीयू ने अपने कोटे से 7 सीटें जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को दी हैं, जबकि बीजेपी के कोटे से विकासशील इंसान पार्टी को सीटें दी गई हैं। हम सबों ने यह निर्णय लिया है कि हम माननीय मुकेश सहनी जी को अपने साथ गठबंधन का हिस्सा और भारतीय जनता पार्टी अपने हिस्से की सीटों में से इनको देगी और हमने यह निर्णय किया कि हम इन्हें 11 सीटें देंगे और भविष्य में एक विधान परिषद की भी सीट माननीय मुकेश सहनी जी को देने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिस्से से किया। वहीं बाकी सरगर्मियों की अगर बात करें तो बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पार्टियों की ओर से उम्मीदवारों की सूची जारी की जा रही है। बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी ने सूची जारी की है। जेडीयू ने अपने सभी 115 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने चंद्रिका राय को परसा विधानसभा क्षेत्र से, ललन पासवान को चेनारी से और सीमा भारती को रुपौली विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीजेपी की दूसरी लिस्ट में पार्टी ने सिर्फ 2 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। बक्सर से परशुराम चतुर्वेदी और अरवल से दीपक शर्मा पार्टी के प्रत्याशी होंगे। बीजेपी ने पहले चरण के लिए 27 उम्मीदवारों की सूची मंगलवार को जारी की थी। वहीं आरजेडी ने पहले चरण के लिए 42 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। इमामगंज से पूर्व सीएम और हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी के खिलाफ आरजेडी ने दिग्गज नेता उदय नारायण चौधरी को टिकट दिया है। वहीं मोकामा से अनंत सिंह को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 21 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस सप्ताह की शुरुआत में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति ने प्रत्याशियों के नामों को मंजूरी दी। बिहार विधानसभा में पार्टी के अध्यक्ष सदानंदन सिंह के बेटे शुभनंदन मुकेश को कहलगांव सीट से उतारा गया है। वहीं कोरोना संकट के बीच बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार सजगता बढ़ती जा रही है। निर्वाचन आयोग भी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। इस बीच निर्वाचन आयोग ने स्टार प्रचारकों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। निर्वाचन आयोग की नई गाइडलाइन के मुताबिक चुनावी अभियान में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राज्य स्तरीय पार्टियों के स्टार प्रचारक की संख्या 30 से ज्यादा नहीं हो सकती। पार्टियों से कहा गया है कि वो प्रचार से 48 घंटे पहले आयोग को अपनी स्टार प्रचारकों की सूची सौंप दें और राष्ट्रीय पार्टियों के लिए स्टार प्रचारकों की संख्या 40 होती है, जिसे घटाकर 30 कर दिया गया है। लोकसभा की सरकारी आश्वासनों संबंधी संसदीय समिति की आज बैठक होनी है। इससे पहले कल सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय समिति की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता लोकसभा सांसद डॉक्टर शशि थरूर ने की। समिति ने 2020-21 के दौरान परीक्षण किए जाने वाले विषयों के
चयन के संबंध में ज्ञापन पर विचार किया। वहीं लोकसभा के अधीनस्थ विधान समिति के सामने वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत नियमों से जुड़े हर पहलू को रखा। इसमें वो नियम शामिल थे जो समय समय पर कानून में संशोधन के बाद बने थे। इसके अलावा फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के तहत संशोधित नियमों के बारे में भी समिति को बताया गया। किसान सशक्तिकरण के मुद्दे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कृषि सुधार को लेकर पारित हुए बिल को किसानों के हित में बताया। वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों को खरीदारों की वजह से परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि खरीदार की पहचान के लिए बाकायदा KYC नियम होंगे और अगर कोई विवाद पैदा भी होता है तो उसका निवारण जिलाधिकारी के स्तर पर किया जाएगा। The buyer should have at least a PAN card and an Aadhaar number. And there are one or two such requirements so that there is a possibility to track if necessary. So the requirements are also simple requirements. And in any case, all these transactions will happen through a bank. Bank does its own KYC. So these are the minimum requirements which are expected. There are no complications otherwise. The district collector will have a team which he will form a committee through which it will be addressed. Redressal happens through them at that level itself. कृषि मंत्रालय की ओर से खरीद बिक्री मौसम के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। आंकड़ों के अनुसार पिछले साल की तुलना में इस साल धान की खरीद करीब 23% ज्यादा हुई है। इस दौरान कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने MSP पर बोलते हुए कहा कि पिछले सालों की तुलना में गेहूं, धान और दालों की MSP में खासी बढ़त की गई है जो आगे भी जारी रहेगी। सबसे सुखद बात यह है कि MSP की प्राइजेस की जो CSCB रिकमेंडेशन में सरकार लगातार प्रत्येक वर्ष बढ़ा रही है। और यदि आप देखें, ये वीट पैडी का देखें और वीट का देखें, हर साल वृद्धि हुई है। आप विशेषकर जब देखें 17-18 से 18-19 के बीच में इस स्लोप में मेजर वृद्धि हुई। ये वाला वर्ष था जब भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये निर्णय लिया कि MSP का न्यूनतम रिटर्न 50% होगा और जिन क्रॉप का न्यूनतम रिटर्न 50% नहीं था उसमें 18-19 में मेजर जंप आया है। अर्थव्यवस्था की स्थिति में धीरे धीरे लेकिन निश्चित तौर पर सुधार देखा जा रहा है। मुख्य आर्थिक आंकड़े बताते हैं कि कई सेक्टरों में प्रदर्शन पिछले साल की तुलना में सुधर रहा है। राज्यसभा टेलीविजन के साथ एक खास मुलाकात में वित्त मंत्रालय में प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल ने कहा कि ऐसा सरकार की तरफ से उठाए गए वित्तीय और मौद्रिक कदमों और अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से खोलने के कारण संभव हुआ है। In the last 1 month or so, finally begun to see some data that is pointing towards the green shoots of a recovery. You may all have read about it in the newspapers. We are beginning to see, for example, GST collections go back up to 95,000 crores for the month of September. They are, of course, the collections of monies collected in August, but nevertheless, in September is when they get registered. Similarly, we saw car sales pick up from almost most of the major car manufacturers, motorcycle manufacturers. We also saw, similarly, electricity consumption going higher than what it was in September last year. Rail freight is back. So there are numbers now that suggest that some of the demand in those sectors that have been opened up have come back. साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 का आज ऐलान होगा और इससे पहले कल केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई। इस साल का पुरस्कार 2 महिला वैज्ञानिकों इमैनुअल शोर-पोंतिए और जेनिफर डाउडना को जीनोम एडिटिंग का तरीका खोजने के लिए दिया गया है। दोनों वैज्ञानिकों ने एक ऐसी जेनेटिक सीजर यानी कैंची का आविष्कार किया जिससे डीएनए की संरचना को काटा और छांटा जा सकता है। डीएनए सूचना का वो जरिया है जिससे शरीर में विभिन्न लक्षणों का विकास होता है। डीएनए की संरचना में विकार कई रोग जैसे कैंसर तक का कारण बन सकते हैं। शोर-पोंतिए और डाउडना की CRISPR-Cas9 जेनेटिक सीजर एक ऐसी कैंची के रूप में काम करती है जिससे डीएनए में गड़बड़ी पैदा कर रहे प्रोटीन्स को काटकर अलग करके डीएनए संरचना को बदला जा सकता है।
इस विधि का इस्तेमाल पौधों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जानवरों में भी किया जा सकता है। उम्मीद है कि इस विधि से आगे चलकर मनुष्यों में सिंड्रोम और कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज में मदद मिलेगी। और आखिर में कोरोना महामारी से बचाव की अपील। कोरोना महामारी से बचाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी जागरूकता अभियान की शुरुआत कर दी है। उन्होंने ट्वीट करके मास्क पहनने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखने और हाथों की सफाई पर जोर दिया है। और आज